जय माँ चार पान काल महारानी की जय। आप लोगों के बीच में चार पान बुजुर्ग से आज पहला रविवार है जब सीधे लाइव होने का एक अवसर मिला है, सुअवसर मिला है। और अपने आदरणीय बड़े भाई श्री दिनेश निषाद जी के सौजन्य से निर्मित इस भव्य प्रांगण में अक्सर मैं आते रहा हूँ दोस्तों, अक्सर यहाँ पर मैं आकर अभिभूत होते रहा हूँ। आप लोग विश्वास करिएगा कि यह इतना पवित्र स्थल है। यह चार पान बुजुर्ग की बहुत प्राचीन काली माँ का यह मंदिर है जो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे बगल में। आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यह बहुत ही अलौकिक दिव्य दर्शन वाला मंदिर है दोस्तों। मैं थोड़ी सी झलक दिखा दूँ। यह आप लोग देख पा रहे हैं श्री दिनेश निषाद जी का तस्वीर है सामने, और यह पूरा ब्यौरा लिखा गया है इस मंदिर का। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यह वो मंदिर है अपना, बहुत ही अलौकिक जो है। यहाँ पर कहीं ना कहीं माँ की आस्था पलती है। माँ का भक्ति भाव और श्रद्धा रखने वाले जो भी दर्शक, जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं, उनके जीवन में वाकई जय जयकार होने लगती है। बहुत बड़ा उद्भव होता है, बहुत बड़ा एक नया सवेरा आ जाता है। इस बात को मैं स्वयं महसूस किया हूँ। मैं यहाँ पर कई दिन रहा हूँ। इसी के ऊपर जो है एक भव्य जो है विशालकाय एक हॉल है, उसमें एक कमरा है, वहीं पर मैं रहता था। और आप लोगों को बताऊं कि बहुत एक अद्भुत शांति और सुकून महसूस करता था। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह विचार मन में बना कि यहाँ से, चूँकि यह पवित्र स्थल है, तो इस पवित्र स्थल को और ज़्यादा प्रसिद्ध करने में जिस तरह से भाई श्री दिनेश निषाद जी लगे हुए हैं, उनके सभी पूरे परिवारजन, साथीगण, जो लोग भी उनको जानते हैं, समाज के लोग, सभी लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। तो हमारा आपका भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी इस महान प्रकल्प में उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। मैं आज यहाँ पर क्यों आया वो बहुत ज़रूरी है बताना। यहाँ पर मैंने महसूस किया एक शक्ति को दोस्तों की, जब यहाँ मैं आता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ एक अलग तरह का विचारों का बहुत बड़ा जखीरा आना, अपने आप में विचारों का एक बहुत बड़ा संग्रह जो है उत्पन्न होना अपने मन मस्तिष्क में। उन्हीं विचारों के जो उत्पत्ति हुई है, जो भावनाएं उद्वेलित हैं, उनको आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। आज सुबह मैं यूं ही सोच रहा था कि मैं या मेरे जैसे और तमाम भाई दोस्त मित्रगण होंगे जो लोग कई बार उनके अपने आप में, अपने मन में, अपने आप से एक अंतर्द्वंद चलता होगा। अंतर्द्वंद कैसा? अंतर्द्वंद ऐसा दोस्तों कि वह अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहे होंगे, अपने आप को ही वह किसी पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच पाते होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं किस कार्य के लिए सबसे सटीक हूँ, किस प्रयोजन के लिए इस पृथ्वी पर मैं आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगा है कि माँ काली के दरबार में जब पहुँचूँगा तो वाकई वहाँ से ही यह कहीं ना कहीं इस सवालों का जवाब मिल जाएगा, और इन जवाबों को आप तक रखूँगा। आप लोग भी अपनी बात, अपना सुझाव रख सकते हैं, और आपके लिए भी शायद यह बातें कारगर साबित हो जाएं, यानी आपके जीवन में भी इन बातों का कुछ मोल हो जाए। तो देखिए, मैं यही कहूँगा दोस्तों कि हम सब लोग कई बार इस पशोपेश में रहते हैं कि मैं क्या कार्य करूं अपने जीवन में, मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे शरीर के अनुकूल, मेरे स्वभाव के अनुकूल, मेरे परिस्थितियों के अनुकूल वह कार्य बेहतर है। जैसे मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ। जब मैं कभी अपने आप को आईने में देखता हूँ, गौर से, अकेले में, शांत मन से, पूरे शरीर को कभी अगर मैं आदमकद आईने में देखता हूँ दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कलाकार हूँ, सिर्फ एक कलाकार हूँ। एक ऐसा कलाकार जो कोई भी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, जो कोई भी भूमिका निभा सकता है कलात्मक रूप से, यानी किसी के भी रूपांतरण कर सकता है। अपने आप को कभी हास्य कलाकार बना सकता है, कभी कोई भी यंगरी यंग मैन बना सकता है। तो यह
कलाएं हैं, यह गुणवत्ता है। अपने आप को आईने में देखने के दौरान ये मेरे अंदर से बात आती है। अब मैं जब अपने मन की सुनता हूँ, मेरा मन कहता है कि नहीं, तुम एक बहुत ही ऊर्जावान वक्ता हो, तुम बहुत ज़्यादा जुझारू हो। इस समाज में जो द्वंद्व, जो एक तरह का विद्रोह, विरोधाभास चल रहा है, जो लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, वह लोग बहुत निकृष्ट हैं। आज का समय बहुत बेकार चल रहा है, बहुत उलझुल तरह की लोग हरकतें कर रहे हैं, बहुत गलत लोग हैं, तुम इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बने हो। फिर जब मैं अपने दिल की सुनता हूँ तो वहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं, तुम एक महान संत प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति हो जो तुम सबका भला चाहते हो, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हो, चाहते हो कि हर तरफ खुशियाँ हों, हर तरफ जो है बड़ा अनुराग हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो। ये तुम्हारी भावना है। जब मैं अपने दिल की सुनता हूँ, मेरा दिल ये अंदर से आवाज़ लगाता है। अब फिर एक अंतर्द्वंद चलता है। जब मैं कहीं अपने आप को किसी मंच पर पाता हूँ और मेरे हाथों में माइक होता है, मेरे सामने एक आवाम होती है, पब्लिक होती है, तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा गायक हूँ, बहुत बढ़िया बोलता हूँ, बहुत शानदार कहानीकार हूँ। जब मेरी कलम मेरे हाथों में होती है और एक सन्नाटा पसरा होता है मेरे इर्द गिर्द और मेरे सामने, जब वह सादे पन्नों की जिल्द पड़ी होती है, तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि तुम एक अच्छे लेखक हो, तुम एक गीतकार हो। फिर इसके इतर मैं कभी अपनी अनंत असीमित ख्वाहिशों पर जब जाता हूँ, मेरी जो प्रबल ख्वाहिशें हैं, तो वह हिलोरे लेती हैं और कहती हैं नहीं, तुम राजा हो, तुम यहाँ पर धन ऐश्वर्य को भोगने आए हो, तुम्हारे पास बहुत अकूत धन संपदा होनी चाहिए, तुम्हारे पास नौकर चाकर, गाड़ियाँ और न जाने क्या क्या, ये सारी संपत्तियाँ होनी चाहिए, दुनिया के सारे सुख वैभव तुम का विलास करो, भोग करो, इसके लिए तुम बने हो। फिर जब मैंने अपनी इच्छाओं को कभी प्रबलता से उद्वेलित किया, जानना चाहा कि मेरी इच्छाएं क्या होती हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं एक नेता हूँ, मुझे समाज के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनके बीच में जाकर अपने आप को शासन सत्ता तक ले जाना है। अब इसी बात पर आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या ये जो मैंने आपको 5-6 तरह की अपनी भूमिकाओं के बारे में बताया, अपने अंदर जो अपने आप से, अपने अंतर्मन से अंतर्द्वंद में लगी हैं, जो द्वंद्व कर रही हैं, लड़ रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे को न जीतने दे रही हैं, न एक दूसरे से हार रही हैं, फिर आपका विकास कैसे होगा? आप कहाँ स्थापित हो पाएंगे? आपका मकसद, आपकी मंजिल क्या आपको कभी मिल पाएगी? आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपके मन में ख्याल आता है कि आप किसी पार्टी के लिए कार्य करें, आप किसी पार्टी, किसी दल के लिए आप नेता बनकर समाज में जाएं, समाज के लोगों से मिले, समाज की समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें, तो क्या आपको यही अनुमान लगता है कि आप किसी पार्टी या दल में जाकर कोई पद प्रतिष्ठा पा जाएंगे, जनता आपको अपना प्रतिनिधि बना लेगी, आप कोई विधायक, मंत्री, सांसद जो भी बन जाएंगे, तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप भले सोच रहे हैं कि आप एक बड़े ओहदेदार, एक रसूखदार, एक प्रतिष्ठित छवि के व्यक्ति बन जाएंगे, एक सम्मानित व्यक्ति बन जाएंगे, एक ताकतवर कद्दावर नेता बन जाएंगे, लेकिन क्या आप अपने मन से यह प्रश्न नहीं करेंगे कि सच बोला जाए तो आप ताकतवर नहीं हुए, बल्कि आपने अपनी उस जनता के द्वारा अपने उस पार्टी, अपने दल को ताकतवर बना दिया, जो दल कल को जो चाहेगा वो करेगा इस जनता के साथ, चाहे वो खिलवाड़ करे, चाहे न्याय करे, लेकिन आप मूक बधिर बन जाएंगे। आप अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने दल के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे। यह बात से आप लोग सहमत होंगे। यानी इसका अर्थ हुआ कि आप कुछ भी किए, जितना भी चले, जो भी कुछ किए, लेकिन अंततः आप किसी और के ही हित में, किसी और के ही कार्य में काम आ रहे हैं। आपकी अपनी बहुत इच्छाएं, बहुत योजनाएं नहीं चलेंगी। यानी आप इतना कुछ पाकर भी किसी के अधीन ही हैं।
अब बात आती है पत्रकारिता की बात। आप क्या कहेंगे? पत्रकार हम पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, मास कम्युनिकेशन किए हुए, कोई शिक्षा दीक्षा वाले पत्रकार तो हैं नहीं। हमने सोशल मीडिया के इस क्रांतिकारी युग में चूंकि कदम रखा और सोशल मीडिया आज एक स्वतंत्रता देती है कुछ लोगों को कि भाई आप में अगर कुछ हुनर है, कुछ दम है, कुछ आपके अंदर प्रखर वाणी है, कुछ कलात्मक छवि आपकी है, तो आप अपनी बात को रखिए सोशल मीडिया के माध्यम से। पूरी दुनिया, पूरा समाज आपको सुनेगा, देखेगा। आज देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे कार्य करने वाले फ्रीलांस इन्फ्लुएंसर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग अपनी रील्स बनाते हैं, अपने कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, अपने न्यूज बनाते हैं, लेकिन कई बार गाहे बगाहे उनको भी यह बातें आहत करती होंगी कि उन्हें स्वतंत्रता नहीं है किसी व्यवस्था के खिलाफ बोलने की। वो व्यवस्था जो व्यवस्था दुर्भाग्य से इस समाज का नाश कर रही है, इस समाज का हनन कर रही है, गरीबों का शोषण कर रही है, शिक्षितों का अधिकार उन्हें नहीं दे पा रही है, बेरोजगारी की तादाद बढ़ा रही है, फिर भी आप खुलकर कुछ बोल नहीं पाते। जब आप कुछ बोलेंगे तो आपके मन में एक डर बना रहेगा, आपके घर परिवार के लोगों को एक डर सता रहा होगा कि न जाने किस मोड़ पर आप कहाँ जकड़ लिए जाएं, कहाँ पर प्रताड़ित कर दिए जाएं। यानी यहाँ से भी आप जाते रहे, या तो आप लयबद्ध होकर, या तो आप कदम से कदम मिलाइए। कोई व्यवस्था, शासन सत्ता, शासन प्रशासन जो गतिविधियां कर रहा है उसमें बस सहयोगी बन जाइए, आप उसके प्रचारक बन जाइए। जैसे कि आमतौर पर आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा कि गोदी मीडिया बन जाइए, तो आपको ज़्यादा संरक्षण मिल जाएगा, आप चल पाएंगे कुछ कदम। लेकिन रवीश कुमार जैसे लोग भी हैं इसी युग में, तो रवीश कुमार जी की बात जब कहते हैं या सोचते हैं आप सब लोग, तो वो बैकग्राउंड भी आपको देखना होगा, वह महसूस करना होगा कि असल में वो अपने आप को, उनकी जो क्षमता थी, जो ताकत थी, वो तो उन्होंने लगाया, लेकिन वो बेस कहाँ से बना? वो एक प्रतिष्ठित चैनल से, वहाँ से उनकी आवाज़ बुलंद होती रही, उनकी पहचान बनी। जब वो सोशल मीडिया पर आए तो फिर वो एकदम पूरी तरह से एकाएक उनको जनता पहले से जान रही है, पहचान रही है, सम्मान दे रही है, उनको हाथों हाथ उठाती है, और उनकी सारी व्यवस्था फिर पुनः वैसे ही स्थापित हो जाती है और चलने लगती है, बल्कि पहले से और वो प्रखर और मुखर बनकर उभरते हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मैं अपने आप को तलाशता रहा तो मेरे कई एक मित्रों से, दोस्तों से मैंने परामर्श किया, इन सब विषयों पर वार्ता हुई, मैं राय लेते रहता हूं, आप लोगों से भी राय ले रहा हूं। हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे यह सुझाव दे सकते हैं कि मैं किस पक्ष में अपने आप को, जब तक कोई भी व्यक्ति, दोस्तों इस दुनिया में यही सत्य है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, कोई भी मारवाड़ी बिजनेस व्यवसायी आप लोग देखेंगे जो अपना धंधा बिजनेस कर रहा है, वह सिर्फ अपने धंधे बिजनेस को प्राथमिकता देगा। बगल में आग लगी है, कोई जल रहा है, कोई मर रहा है, कोई उससे मतलब नहीं। वह सरकार से कोई शिकायत होने के बाद भी वो बहुत खुलकर सरकार के खिलाफ कोई बात करेगा ही नहीं। वह सारी उस अवसाद को सह जाएगा, झेल ले जाएगा, विषम परिस्थितियों में एक नई राह बनाएगा, वो अपने कार्य को, अपने उद्यम को बढ़ाता रहेगा, चलता रहेगा, अपने काम को करता रहेगा। वह कोई विरोध नहीं करेगा, कोई क्रांति का बिगुल नहीं बजाएगा। हम लोग जिस भी तरफ झुक रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, हम में अपने आप से अंतर्द्वंद चल रहा है। हम कभी कभी अपना जब एनालिसिस करते हैं और अपने आप को ढूंढते हैं कि कौन सा काम मुझे सबसे पसंद है, कौन से काम से हम ज़्यादा आकर्षित रहे, प्रभावित रहे, तो विगत 20 वर्षों से ज़्यादा हो गए जिस कार्य से शुरुआत किया गया, जिस कार्य को सबसे ज़्यादा प्यार किया गया, जिस कार्य से अपने को, स्वयं को कुछ प्यार मिला, स्नेह मिला, लोगों से सम्मान मिला, वह कार्य क्या था? वह कलात्मक अपना वही कला का पक्ष था, वही गाना था, गीत थे, संगीत थे, एक्टिंग था, और उसी से अपना लगाव जो था वो बहुत अगाध लगाव था। यह बात अलग है कि मैं बार बार आप लोगों को वह बात कहता हूं और कहूंगा कि बीच में मन की वो हिलोरे हैं, वो इच्छाएं हैं, वह दिल की आवाज, वह एक तरह के क्रांतिकारी उन्माद, उन सब के वश में आके, चाहे भले हम अपने आप को कभी नेता, कभी पत्रकार, कभी
कभी कुछ बनाने के होड़ में लगे हों, लेकिन उस पर हर मोड़ पर अपने को परास्त पाए। जब जब भी कहीं से अगर कुछ ऐसा लगा कि ये लाभ भी हुआ, सम्मान भी मिला, स्नेह भी मिला, तो वही पक्ष रहा जिसे कला का पक्ष कहेंगे। जो हमारी क्रिएटिविटी थी, हम गीत लिख लेते थे, गा लेते थे, एक्टिंग करते थे, कोई भी इस तरह की गतिविधियां जो करते थे, उससे हमें कभी मंचों पर सम्मान मिला, कभी स्टूडियो में मिला, कभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सबने दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और ये बहुत बड़ा आकर्षित करने वाला पहलू रहा है। तो मैं अपने इस विचारों के माध्यम से आप सब लोगों को इस माँ काली जी के पवित्र दरबार से यह आह्वान करता हूँ, आप लोगों को भी यह मैं व्यक्त करता हूँ कि हम अपनी इच्छाओं को या तो सीमित कर लें, या तो मार लें, या तो एकाग्र कर लें, एक विषय पे कर लें, एक मूल मंत्र बना लें। हमारे बहुत ही प्यारे, देखिए अवनीश साहनी जी हमारे मित्र हैं, भाई जैसे हैं, बहुत ज़्यादा अगाध जो है हम लोगों में लगाव भी है। हम लोग एक दूसरे से अक्सर बातें, मुलाकातें और विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। विचारों का ही आदान प्रदान कह देना बात छोटी हो जाएगी। गाहे बगाहे गोरखपुर में यह कह दूं कि अगर मैं जब सबसे ज़्यादा परेशान कहीं रहा होऊंगा, तो हर स्तर पर उनका जो सहयोग मिला है, वो हर स्तर, आर्थिक सहयोग, हर चीज उन्होंने समय समय पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने का कार्य किया। उनका भी विचार लिया, उन्होंने भी यही कहा। उनसे भी जब ये बात कहा कि मेरे अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, विकल्प कई दिख रहे हैं, लेकिन असल में किस क्षेत्र में किस कार्य को एकदम ताकत से करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने भी यही कहा कि आपका जो कला का पक्ष है वो बहुत मजबूत है, आपकी जो अनुभव है, जानकारियां हैं, जो ज्ञान है और जो आपका व्यवहार है, जो आपकी सोच है, जो वाणी है, जो शब्द है, वो सब उसमें चार चांद लगाने का कार्य करेंगे अगर आप अपने आप को स्टैंड करें, पूरी तरह से एकाग्र करें। एकाग्र करना होता है, बिल्कुल एकाग्र, आपको एकाग्र करना होता है। जब भी किसी कार्य में आप स्वयं को एकाग्र करते हैं, एकदम कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं उसी विषय पर, तो आपको उस क्षेत्र में वह कार्य आपका प्रखर होने लगता है। दोस्तों, आज मैं चूंकि माँ काली जी के दरबार में हूँ, पावन स्थल पर हूँ, तो विचारों की कोई कमी पड़नी ही नहीं है। ये मैं जानता हूँ, माँ काली की ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसी कृपा है कि जब भैया दिनेश यहाँ पर चार पान काली माँ का, जहाँ यह पवित्र स्थल है, यह चार पान बुजुर्ग गांव है, यहाँ पर बचपन बीता उनका, और बचपन में जो उन्होंने जो कुछ भी जिस स्थिति से भी गुजरे होंगे, उस स्थिति के बाद जब वह प्रस्थान करते हैं शहरों की ओर, मुंबई की ओर, और जाकर वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, कम उम्र का बच्चा मजदूरी करता है किसी के यहाँ अपने नात रिश्तेदारों के साथ, सड़कों के किनारे कहीं भी रूम, चूँकि छोटे छोटे वहाँ खोली रहा करती थी मुंबई में, तो वहाँ पर एक खोली में 20 लोग रह रहे हैं, तो सबको अंदर ही सोने की जगह नहीं मिल पाती थी, तो बहुत से लोग उस खोली के आसपास सड़कों के किनारे बिस्तर लगा लिया करते थे। उनमें से दिनेश निषाद का भी एक बिस्तर लगता था। वह सड़कों के किनारे दिन काटकर आज उस स्थान पर पहुंचे, तो सिर्फ एकाग्रता के कारण, एक विषय पर कंसंट्रेट के कारण, एक विषय को चुन लेने के कारण। अगर वही 4 विषय पर फ्लक्चुएट हुए होते तो वो अपने एक विषय पर अपने आप को सिद्ध न कर पाए होते, और जब सिद्ध न कर पाए होते तो आज ये जो रोशन दरबार है यहाँ, आज माँ काली का ये भव्य जलसा जहाँ इतना भव्य आकार लिए हुए है, ये न बन पाता। वो आज भी अपने जीवन से संघर्ष कर रहे होते। हम लोगों के हालात कुछ ऐसे ही हो गए, एक विषय पर कहीं एकजुटता, एकाग्रता नहीं बन पाई। पता नहीं क्या लक्ष्य था, क्या बड़ा लेना था, इस प्रकृति से क्या हासिल करना था, कि छोटे किसी कार्य पर टिक ही नहीं पाए। कभी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऐसा लगता रहा कि इस कार्य के लिए मैं नहीं बना हूँ। अब ये मेरा खालीपना, मेरा आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे ये शब्द भी कुछ लोगों ने दे दिया कि काहिलपना है। ये आपका शरीर शायद काम में न लगता हो, आप कामचोर हो सकता है। ये भी एक तरफ से ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो भी देंगे वो सब स्वीकार है, कोई भी स्वतंत्र है,
दूसरों के बारे में सर्वेक्षण करना, निरीक्षण करना, यह आम मनुष्य की प्रवृत्ति होती है और हम आसानी से दूसरों के बारे में आकलन कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक पहलू देखना होता है, उसका दूसरा पहलू हम नहीं देख पाते हैं कि उसका पक्ष क्या है। जिस व्यक्ति के बारे में हम बातें कर रहे हैं कि वो काहिल है, कामचोर है, कोई काम को मन से नहीं किया, तो उसका पक्ष हम नहीं जानना चाहते, न जानते हैं। हम अपनी बात रखते हैं, हम अपनी राय रखते हैं उसके बारे में। हो सकता है उसकी शारीरिक जो परिस्थितियां हैं, मानसिक हालात हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, पारिवारिक हालात हैं, वो सब उसे सहयोग न किए हों, वह कहीं ना कहीं अपने को उससे बड़ा हारा हुआ सा पाया हो, न कर पाया हो, जो भी हो। मैं आज आप लोगों को इस पावन दरबार से यह बताना चाहता हूं कि एक चीज आजमा कर देख लिया, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, ये शब्द है। आप मन कर्म और वचन से जब भी किसी कार्य पर एकाग्र हो गए तो वह हासिल होना है, और ये होकर देखा गया है। बीच बीच में बहुत सारे दौर जिए गए, इन 20, 22, 23 सालों की यात्रा में 22, 23 तरह के कार्य कर लिए गए, और इस 22, 23 तरह के कार्यों में कुछ कार्य ऐसे भी रहे जिनसे हमें जो चाहिए था वो मिला। हमें अगर किसी कार्य से धन चाहिए था, तत्काल हम बहुत आहत थे, बहुत परेशान थे, और ऐसा हम कल्पना कर रहे थे, हम सोच रहे थे रातों दिन कि मैं अगर यहाँ से पैसे इतने नहीं आए तो मैं परेशान हो जाऊंगा, वहाँ से पैसे आए। ये क्यों हुए? ये तब हुए जब आपके विचारों ने पुरजोर एक आकार ले लिया। विचार जब जब आकार लेंगे, उसका आशय होता है कि आप अपने विचारों को इतना ज्यादा कहीं पर एकाग्र कर देते हैं, अपने विचारों को आप कहीं समेट कर पूरी शक्ति बना देते हैं कि आपके विचार इस ब्रह्मांड को अपना संदेश देने लगते हैं, और वह संदेश सीधे कुदरत के कानों तक जाता है। और जब कुदरत के कानों तक जाता है दोस्तों, तो यह कुदरत आपको आपका हिस्सा देने के लिए विवश नहीं बल्कि जागरूक हो जाती है। वह आपकी माँ है, हमारी माँ है, यह प्रकृति देवी है, यह सबका हिस्सा बना रखी है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ सृजन आपके लिए कर दिया गया है, बशर्ते आप उस हिस्से को किस स्तर पर मांगते हैं, क्या उससे आप हासिल करते हैं, और क्या आपको चाहिए वह आपको तय करना होता है। कितना चाहिए आपको तय करना होता है, जितना चाहिए और जब चाहिए, उसके लिए आपको कुछ नियम है इस कुदरत के, उसे फॉलो करना होता है। वो हर हाल में मिलता है और जीवन में जय जयकार हो जाती है। जाने अनजाने में भी बहुत सारे लोगों ने उन आकांक्षाओं को, उन आशाओं को, उन उम्मीदों को पाला है, उन दायित्वों का निर्वहन किया है, और उन लोगों ने उन अपने अधिकारों को पा लिया है अनजाने में। जी हाँ, आप लोगों ने किसी को एकाएक गरीबी से बहुत अमीरी की ओर जाते देखा होगा, या आपने किसी को ऐसे छोटी मोटी राजनीतिक गतिविधियों में उलझे देखा होगा और एकाएक वो राजसत्ता पा गया। कैसे हुआ है ये? यह अचानक से तात्पर्य है, साल 2 साल 4 साल में उसका पूरा स्थिति बदलते देखा होगा आपने। वो कैसे हुआ है? वो टोटल विचारों का खेल है। इन्हीं विचारों के खेल पर, इन्हीं विचारों के विषय पर अगला रविवार आपके नाम होगा दोस्तों, और आप लोग विश्वास करिए, आप लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि विचारों से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपके विचार सही दिशा में सही तरीके से अगर लग गए। अगर आपने अपने विचारों को सही कमांड देना शुरू कर दिया, आपने अपने विचारों को सही दिशा में झुका दिया, तो आपकी वो सारी ख्वाहिशें यह कुदरत, यह प्रकृति पूरा कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। विचारों का खेल है। विचार अगर आपके बिल्कुल बिल्कुल एकाग्र नहीं हो पाए, वह भटकते रहे, वह इधर से उधर फ्लैक्चुएट होते रहे, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप सबसे हाथ धो बैठेंगे। अगर आपके विचार सही तरीके से नहीं गए प्रकृति तक, तो उसके उल्टा असर भी हो जाएंगे। आपको उसकी विधि आनी चाहिए। आपको उसकी विधि क्या है, उसके उदाहरण के साथ अगला रविवार आपके नाम होगा,
और बिल्कुल आपको विस्तार से बताएंगे कि विचारों से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं, विचारों से आप कौन सा व्यसन छोड़ सकते हैं, विचारों से आप किस तरह अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, विचारों से आप कलेक्टर, अधिकारी, डीएम कुछ भी बन सकते हैं। विचारों के आने और विचारों के प्रबल होने के साथ साथ आपके अंदर वो बातें वो आकार लेने लगेंगी। आपको ये कुदरत या प्रकृति अपने तरीके से कार्य करवाने लगेगा। वह जानता है कि आपको कैसे क्या करवाना है, आप नहीं जानते कुछ। आपको बस विचारों को कमांड सही तरीके से देना होगा। आपकी जो इच्छा है, आपकी इच्छा सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी की क्षति हो रही हो, जिससे कि इस प्रकृति के नियमों में आप बाधा डाल रहे हो। बस आपका सकारात्मक विचार हो, मानव हित में हो, आपके परिजनों के हित में हो और समाज के हित में हो, तो वह विचार सुन लिए जाएंगे। उन विचारों पर 100% जो है आपको लाभ मिलेगा और सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी और बहुत सारी बातें हैं जो क्रमशः जारी रहेंगी। जय जयकार जारी रहना, इसे मैं कहता हूँ। माँ काली के दरबार में यह जय जयकार हर हफ्ते होती रहेगी। आगे आप लोगों का स्नेह बढ़ेगा तो बहुत सारे साथी मित्र ऐसे होंगे जिन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कि आप यहाँ आएँ, अपनी बातों को रखें और बातों को रखने के बाद उस पर जिरह किया जाएगा। आप अपनी समस्याओं को रखें और उन समस्याओं के बारे में चर्चा करके मिलकर लड़ा जाएगा। जैसे आज मैं अपनी समस्याओं को रखा हूँ, मेरी भी समस्याएं हैं, मैंने रखा है। आप लोग ध्यान से फिर से एक बार इस पूरे ऑडियो वीडियो क्लिप को सुनिएगा। समस्याएं हैं, दुविधा में मन है, दुविधा में अंतर्द्वंद चल रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ मंजिल कहाँ है, रास्ता क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बस एकाग्रता आई, किसी एक विषय पर विचार बने और उस पर अगर आपके नियम कायदे से आप चल पड़े, रास्ता भी दिखने लगेगा, मार्ग मिल जाएगा और मंजिल भी मिल जाएगी। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, कानपुर, लखनऊ, आगरा के लिए, झांसी के लिए, कहीं के लिए भी अपनी कार से रात के समय निकल पड़े। अब आप जैसे चले 1 किलोमीटर, आपको याद आया कि आपको 1000 किलोमीटर जाना है, 2000 किलोमीटर जाना है। कैसे ये रास्ता कटेगा, ये तो बड़ा दूर है, कैसे मैं जाऊंगा, बहुत घबरा गए। लेकिन आप याद करिए कि आपके गाड़ी में जो लाइट लगा है, जो हेडलाइट है, वह आपको 100 मीटर 200 मीटर की दूरी आगे दिखा रहा है। अगर आप ये सोचने लगेंगे कि मैं तो इतने लाइट से कैसे जा सकता हूं, बड़ा दूर जाना है, तो कल्पना करिए ना कि वह 100-200 मीटर जो आगे का है वो दिखेगा और आप चलते 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 2000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेंगे। बीच में सुबेरा होगा, दिन के उजाले में चलेंगे, लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर अंधेरा आएगा, फिर लाइट जलेगी, फिर आगे दिखाई देगा, आप चलते रहेंगे। कहने का आशय यही है कि जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो रास्ते आपको जगह देना शुरू कर देते हैं, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं और फिर आप अपनी दूरी तय कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप लोगों का सम्मान, स्नेह, प्यार मिला है मुझे अब तक, आगे भी मिलता रहेगा, यह आशा है, विश्वास है। और माँ काली का प्यारा पावन दरबार है। आप लोग कभी भी यहाँ से गुजरिए, गोरखपुर से वाराणसी रोड, आजमगढ़ रोड जिसे कहते हैं, मेन जो मुख्य हाईवे है, उसी हाईवे पर जैसे ही आप गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर भी आगे बढ़ेंगे तो बाएं हाथ आप लोगों को मधुबन ढाबा दिखाई देगा। और जैसे ही मधुबन ढाबा से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो बाएं हाथ में ही यह मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है यह दिखाई देगा। इसकी कुछ ध्वज पताकाएं नजर आएंगी। और यहाँ से एक बार आप होकर यहाँ के ठंडे जल को पी कर जाइए। यहाँ के जो नलका है, हैंड पाइप है, उससे यहाँ के गांव के बहुत से लोग अपने घरों में पानी ले जाते हैं पीने के लिए। इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट पानी यहाँ का है। और इस पावन पवित्र स्थल पे जो ठंडक है, जो सुकून है, उसको आप महसूस करके जाएं। या आप बड़हलगंज के तरफ से गुजर रहे हैं, आजमगढ़ के तरफ से, बनारसी के तरफ से आ रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, तो डंवर पार बाजार पड़ेगी। जैसे ही डंवर पार बाजार को पार करेंगे, मुश्किल से 100, 500
मीटर आगे बढ़े रहेंगे, दाहिने हाथ देखेंगे तो यह चारपान काली माँ का दरबार आपको दिखाई देने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, आप सभी का जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का स्नेह ऐसे ही मिलता रहे, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय माँ काली, जय जयकार जारी रहेगी। जय हो चारपानी काली माँ।